हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 के सबसे पहली प्रश्नावली की अगर अपन बात करें संयुक्त फलन, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारी लंबी छुट्टियां आनंद लेने के बाद अजीब सा लग रहा होगा कि अब अपन कैसे पढ़ाई करें, कैसे मैनेज करें, और इस छुट्टियों के टाइम को पूरा सदुपयोग करते हुए आप जितनी एक्सरसाइज अपने से हो सकती हैं उतनी अपन यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में सबसे पहला टॉपिक है, वो है संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? संयुक्त फलन का अध्ययन करने से पहले अपने को पहली बात पूरी जानकारी होनी चाहिए फलन के बारे में कि ये फलन क्या होता है। इस फलन के बारे में अपन आगे क्या क्या पढ़ना सकते हैं। तो बात करूं मैं फलन की, मेरे हिसाब से सारे जानते होंगे कि फलन क्या होता है। फलन, उससे पहले अपने पास में जानकारी होनी चाहिए रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है। हालांकि ये कक्षा 11 का टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन का प्रांत क्या होता है, फलन का परिसर क्या होता है, फलन का सहप्रांत क्या होता है। इन सब के बारे में अपन पहले जानकारी ले चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी भी अपन फलन के बारे में मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा। प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे फिर संयुक्त फलन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फलन की। तो फलन क्या होता है? एक सेट अपने पास में बेटा ए और दूसरा सेट अपने पास में है बी। अब ए से बी में कोई रिलेशन आर, कोई संबंध आर परिभाषित है। अब ये संबंध आर सेट ए से सेट बी में परिभाषित है। मैं मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट्स रखूं a1 a2 a3 और इसके एलिमेंट्स रखता हूं मैं b1 b2 b3 b4। इस प्रकार से अपने पास में कोई एक रिलेशन परिभाषित है। अब a1 का रिलेशन है किससे? b4 से। a2 का रिलेशन है किससे? b1 से। और a3 का रिलेशन किससे है? b3 से। आप गौर से देखिएगा, b2 जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इधर किसी भी सेट के साथ रिलेशन नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि a1 a2 a3, a1 का रिलेशन b4 से है, तो इस b4 को बोला जाता है इमेज, अर्थात इसका प्रतिबिंब। मतलब a1 का प्रतिबिंब कौन है? b4 है। a2 का प्रतिबिंब कौन है? b1 है। a3 का प्रतिबिंब कौन है? b3 है। तो ये जो सेट ए है, ये तो इसका होता है बेटा प्रांत। क्या होता है? प्रांत। अब सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास में, इसमें ही अपने को सह प्रांत ढूंढना है और इसमें ही अपने को परिसर ढूंढना है। लेकिन उससे पहले अपन बात करें फलन की। तो फलन क्या होता है? यहां तक मैंने अभी तक इसको संबंध लिखा, फलन नहीं लिखा है। तो फलन क्या होता है? यदि संबंध में प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब दूसरे सेट में विद्यमान हो तो उस रिलेशन को अपन फंक्शन बोलेंगे। मतलब प्रत्येक अवयव का, इसका सेंस क्या है? मतलब सेट ए के हर अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मैं यहां बात करूं a1 a2 a3 की, तो a1 का प्रतिबिंब भी है उधर, क्या है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन है या नहीं है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो a1 का प्रतिबिंब अपने पास में है उधर, a2 का भी है उधर और a3 का भी है। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो है, लेकिन वो प्रतिबिंब अद्वितीय है या नहीं, इसके बारे में अपने को और जानकारी प्राप्त करनी है। तो अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? जैसे a1 का प्रतिबिंब b4 है, क्या b4 के अलावा a1 का कोई और प्रतिबिंब मौजूद है? आप कहोगे नहीं है, कॉमन सी बात है। a1 का एक ही प्रतिबिंब है b4, इसके अलावा और कोई प्रतिबिंब यहां मौजूद नहीं है। दूसरी बात करूं मैं a2 की, तो a2 का अपने पास में एक ही प्रतिबिंब है b1।
और A3 का एक ही प्रतिबिंब है B3, तो प्रत्येक अवयव का है और अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। मतलब एक ही अवयव के एक से ज्यादा अर्थात भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो फिर वो फलन नहीं है, वो एक रिलेशन है, वो एक संबंध है। तो दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, एक अवयव इधर किसी एक से ज्यादा अवयवों के साथ नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ, एक से ज्यादा अवयव उधर एक के साथ जुड़ सकते हैं। इस केस में ये फलन नहीं है और यहां इस केस में ये फलन हो सकता है। मतलब इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि यहां मैं A1, A2, A3 और यहां मैं रखूं B1, B2, B3, तो मैं A1 का इसके साथ कर सकता हूं, A2 का इसके साथ कर सकता हूं, इसका इसके साथ कर सकता हूं। अब ये फलन है क्योंकि कोई भी अवयव सेट ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो। आप कहोगे सर A1 और A2 का तो सेम ही प्रतिबिंब है, होने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या A1 का प्रतिबिंब B3 है? और कोई है क्या A1 का प्रतिबिंब? नहीं है। A2 का प्रतिबिंब भी B3 है, और कोई है क्या? नहीं है। तो अपन ये कहेंगे दोनों कहां एक हो सकता है। लेकिन ये अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, B A A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसका ये है और इसका ये है और A3 यहां से मैं हटा देता हूं एक बार। अब आप देखोगे ये फलन नहीं है, ये फलन है, क्योंकि यहां एक ही अवयव के A1 के दो प्रतिबिंब बन गए, B1 और B3 इधर A1 के, इस वजह से ये फलन नहीं है। मतलब अरे एक ही आदमी एक साथ दो जगह गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एक ही आदमी दो से नहीं कर सकता। हाँ, एक से ज्यादा आदमी एक जगह काम कर सकते हैं। मतलब एक ही अवयव के एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। हाँ, एक से ज्यादा अवयवों का सेम प्रतिबिंब हो सकता है। उस परिस्थिति में ये कंडीशन बनने पर तो फलन नहीं होगा, संबंध होगा, और ये परिस्थिति बनने पर वो संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं, अगर अपने पास में कोई रिलेशन R है, इसको अपन अगर फलन की परिभाषा दे देते हैं, फलन के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो उस केस की अगर अपन चर्चा करें, तो जैसे मैं बात करूं यहां पर मान लीजिए कि एक फलन है f, वो कहां से कहां परिभाषित है? सेट A से सेट B में परिभाषित है। मतलब ये जो सेट A है, ये सेट A इधर हो गया और ये सेट B इधर हो गया और ये इधर चला जाएगा ऐसे। ये फलन हो गया F, ये B और ये A। इस केस में जो A के अवयव हैं वो तो कहलाता है सेट का प्रांत, डोमेन। इस फलन F का प्रांत तो हो जाएगा पहला सेट A, और जो B है वो कहलाता है इसका सह प्रांत, कोडोमेन। सेट B क्या होगा? इसका कोडोमेन, सह प्रांत होगा इसका। अब बात रही प्रांत और सह प्रांत तो आ चुका है, परिसर क्या होता है? जो जो B के अवयव जुड़े हुए हैं उनका सेट परिसर होता है। मतलब यहां A1 A2 A3 B1 B2 B3 और एक सेट एक एलिमेंट में यहां B4 और लिखता हूं। A1 का इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे रिलेशन हो गया, इसका इससे रिलेशन हो गया। तो बात करें प्रांत की, तो प्रांत तो हो जाएगा अपने पास में बेटा A1 A2 A3। और बात रही परिसर की, तो परिसर क्या होगा इसका? परिसर का मतलब रेंज, रेंज क्या होगा? परिसर क्या होगा इसका? तो जो जो अवयव जुड़े हुए हैं वो देखो, B1 जुड़ा हुआ है, B2 जुड़ा हुआ है, B4 जुड़ा हुआ है। तो B1 B2 और B4 ये इसका हो गया परिसर। ये जो B3 है ये सह प्रांत में शामिल है, सेकेंड सेट है वो सह प्रांत होता है उसमें शामिल है, लेकिन ये परिसर में शामिल नहीं है। इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात मैं आगे बात करूं,
प्रांत पहला सेट हो गया, सह प्रांत पूरा सेकंड सेट हो गया, परिसर सेकंड सेट के अंदर जो जो इमेजेस प्राप्त हो रही हैं, पहले अब सेट के एलिमेंट्स की जो जो प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो रहे हैं, वो प्रतिबिंब सारे के सारे उनका जो सेट होता है वो कहलाता है इस फलन का परिसर। अब परिसर हो गया, प्रांत हो गया और सह प्रांत हो गया, इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली। अब प्रांत, परिसर और सह प्रांत के बाद में अब अपन आगे चलेंगे बेटा संयुक्त फलन, जो कक्षा 12 में स्टार्ट होता है अपना टॉपिक। देखिए अब तक जो मैंने पढ़ा था फलन के बारे में वो कक्षा 11 के अंदर अपन पढ़ चुके। हाँ, बहुत सारे प्रकार भी पढ़े कक्षा 11 में, वन वन, मेनी वन, इनटू, ऑन टू, यानी अछाद की, बहुवे की, अंतक्षेपी। उसके अलावा अपन ये भी पढ़ा था, प्रतिलोम फलन के बारे में भी पढ़ा था, और बहुत सारे फलन पढ़े थे, मापांक फलन पढ़ा था, अचर फलन पढ़ा था, चरघातांकीय फलन पढ़ा था, उसके अलावा महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा था, बहुत सारे फलन पढ़े थे। उनके ग्राफ के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था, बीजगणितीय फलनों के ग्राफ के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। इसके बारे में अपन जिक्र आगे वाली क्लासेज में करेंगे, जो कक्षा 11 के जो टॉपिक्स में शुरू करूंगा उनमें। अभी अपन जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कक्षा 12 का सबसे पहला टॉपिक संयुक्त फलन। बोर्ड एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। जहां से टॉपिक्स में अगर अपन बात करें कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा, जहां तक मेरा विचार है, शुरुआत के अगर 15 प्रश्न यानी 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के प्रश्न उसके सही हैं तो वो कहीं नहीं अटकेगा, और अगर उनमें ही नंबर कटेगा ओवर कॉन्फिडेंस अपने को मार दे देगा। पहले अपन बात करें संयुक्त फलन की, कंपोजिट फंक्शन की। क्या होता है संयुक्त फलन? चले तो कॉपी पेन अपने साथ में ले लो। अब से मैं आपको लिखने के लिए भी टाइम दे दूंगा, उतारने के लिए बोर्ड वाला पूरा मैटर आपको उतारने के लिए भी आपके पास पूरा टाइम रहेगा। हाँ जी, अब मान लो आपके पास में 2 फलन है, एक फलन है f, एक फलन है g। सपोज दैट ये सेट a है और ये सेट b है और ये सेट c। ए से बी में अपने पास में जो फलन परिभाषित है वो फलन है, मान लीजिए f, ए से बी में, और बी से सी में फलन जो परिभाषित है वो है मान लीजिए g। f फलन है जो ए से बी में परिभाषित है और जो g फलन है वो b से c में परिभाषित है। अब देखो, मैं इस सेट में कोई एलिमेंट ले लेता हूं, कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक एलिमेंट लिया a, ये a, इसका मतलब f जो है वो a से b में है, और जो a एलिमेंट है ये f के प्रांत में शामिल है, f के प्रांत में है ये बिंदु a। तो इसका अर्थ क्या हो गया? f a से b में है, इसका मतलब सेट a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट b में मिलेगा। ये परिभाषा अपन ने फलन में पढ़ी है, फलन की परिभाषा में। तो a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यानी सेट a है, ये इस फलन f के अंतर्गत जो प्रतिबिंब प्राप्त करेगा वो वैल्यू f ऑफ a जो मिलेगा अपने को, वो पॉइंट कहां मिलेगा? सेट b में मिलेगा। यानी a जो है इस f में रखेंगे तो f ऑफ a कहां मिलेगा? सेट b में मिलेगा। मान लीजिए ये एलिमेंट अपने पास में आ गया स्मॉल b, मैं f ऑफ a की वैल्यू स्मॉल b मान लेता हूं, मतलब a का प्रतिबिंब कौन है? b है। बात क्लियर? अब देखो, एक फलन और है अपने पास में, कौन सा? g। g कहां से कहां है? g सेट b से सेट c में परिभाषित है, मतलब सेट b से अपन कोई भी एलिमेंट, यहां से कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो इस g में जाएगा, और g ऑफ b का जो मान मिलेगा, g ऑफ b का जो मान है, मतलब a f में रखा तो f ऑफ a हो गया, वो सेट b में हो गया। अब इसमें कोई एलिमेंट b है तो g ऑफ b का मान यहां सेट c में मान लो c हो गया। b की जगह मैं क्या रख सकता हूं? f ऑफ a रख सकता हूं। तो कहने का मतलब था a का संबंध किससे था?
ए था, ए का प्रतिबिंब कौन आया, बी आया। अब बी का प्रतिबिंब कौन आया, सी आया। क्लियर है बात? मतलब यहां वाला अवयव किसी न किसी रूप से इधर सेट सी के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक, यानी बी को मीडिएटर लेते हुए अपन चले थे, तो यहां वाला अवयव यहां वाले से जुड़ा हुआ है इसके मध्यस्थता में। तो मैं कहूंगा कि ए से लेके सी तक जो फलन अपन परिभाषित करेंगे, मतलब सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो इधर अलग अलग एलिमेंट्स अपने को प्राप्त होंगे। तो इस बेसिस पे अपन ये कह सकते हैं कि ए से सी में डायरेक्टली ही अपन एक फलन परिभाषित कर सकते हैं जो इन दोनों का फलन एफ और फलन जी दोनों का संयोजन से प्राप्त होगा, दोनों का संयुक्त फलन होगा। यानी यहां से ए से बी सी, ए से सी में जो फलन परिभाषित होगा वो फलन इनका संयुक्त फलन कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। मतलब यहां से यहां तक जो फलन होगा, अब ये जो फलन है ये फलन होगा जी ओ एफ। क्या होगा ये, जी ओ एफ, गोफ। इसके अलावा एक फलन और आएगा अपने पास में, एफ ओ जी भी आएगा अपने पास। गोफ और फोग क्या होते हैं, देखो जी ओ एफ क्या होता है, गोफ क्या होता है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप गौर से देखो, ये जी ऑफ बी है, बी की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, एफ ऑफ ए, तो यहां रखेंगे एफ ऑफ ए। क्या रखेंगे, एफ ऑफ ए। इट मींस जी इज द फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ इज द फंक्शन ऑफ ए। ए रखेंगे अपन यहां से, तो यहां से एलिमेंट प्राप्त होगा अपने को। तो ये जो फलन होगा ए से सी में वो जी ओ एफ होगा। अब जो जी ओ एफ होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो होगा बेटा ए से सी तक। यानी इस संयोजन का फलन का जो प्रांत है वो प्रांत तो हो गया सेट ए, और जो सह प्रांत है वो हो गया सेट सी। अब ये सेट ए और सेट सी तो हो गया, यहां तक तो हो गया प्रांत और सह प्रांत। लेकिन अपने को क्या पता चले, हर बार अपन ऐसे डायग्राम बना बना के थोड़ी देखेंगे जब दो फलनों का संयोजन करेंगे। तो उस परिस्थिति में मैं आपको बताता हूं, उसमें आपको संयोजन बार बार नहीं करना पड़ेगा, उसमें सीधा काम हो जाएगा अपने पास में। क्या, देखो मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, ये एज इट इज पढ़ा है, एक बार आप नोट करते रहना। अब देखो मैं विथ एग्जांपल आपको बताऊं, तो देखो आपके पास में एक फलन है एफ, वो था ए से बी, मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूं। एक एफ था ए से बी और एक जी था जो था बी से सी में। संयुक्त फलन क्या है, अब आप देखो बेटा इसमें संयुक्त में दो बातें होती हैं, एक तो हो गया एफ ओ जी और एक हो गया जी ओ एफ। क्या पता चलेगा सर कि यहां तो जी ओ एफ आपने निकाली, एफ ओ जी क्यों नहीं निकाला, क्या होगा। देखो मैं अगर बात करूं तो एफ का जो परिसर होगा, मतलब जो एलिमेंट्स अपने को प्राप्त होंगे वो सेट बी में मौजूद होंगे, लेकिन सेट बी में और एलिमेंट भी हो सकते हैं। चूंकि सेट बी है वो एफ का तो सह प्रांत है, लेकिन इस जी के बारे में बात करूं तो जी का क्या हो जाएगा, ये प्रांत। सेट बी है वो एफ का तो सह प्रांत है और जी का क्या है, प्रांत है। लेकिन एफ के परिसर के यानी जी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे सेट बी में जो एफ की इमेज नहीं है। सेट ए में प्रत्येक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे सेकंड इस सेट में बी में जो इधर वाले किसी भी की भी इमेज नहीं है। कोई बात नहीं है, पढ़ लेने दो, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली मिल सकता है अपने को, अंतरछेदी फलन हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले सेट में तो नहीं होगा, खाली कोई भी सच पे नहीं मिलेगा, वरना वो फलन ही नहीं होगा, वरना वो एक संबंध होगा। अब अपन बात करें यहां की, क्या पता चलेगा। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाके मैं आपको सीधा स्पष्ट बताऊं, आप कक्षा 12 के लेवल तक की मैं बात करूं, गौर से देखना आप इनको। एफ जो है वो ए से बी में है, जी जो है वो बी से सी में है, ये दोनों में सेम है। क्लियर है, कोई बात नहीं है। जो सेम है वो एक में तो है पहले और एक में है बाद में। फिर ध्यान देना, जो सेम है वो एक में तो है पहले यानी प्रांत में, और एक के बाद वाला है मतलब सह प्रांत में मौजूद है। आप इनको छोड़ो, जिसका पहले वाला है किस में है, पहले जी में, तो यहां लिख दिया मैंने जी ओ,
आगे क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। अब ये कहां से कहां तक संभव है वो देखो, जो भी एलिमेंट रखेंगे वो यहां रखेंगे, तो सबसे पहले किससे टकराएगा, वो एफ से टकराएगा। यानी सबसे पहली बात है प्रांत जो है वो किसका होना चाहिए, एफ का होना चाहिए। एफ का प्रांत कौन है, ए, तो ए से कहां तक जाएगा, कॉमन सी बात है सी तक जाएगा वो, ए से सी तक होगा। कोई डाउट? दोबारा देखो एक बार गौर से, जो जीओएफ है वो कहां से कहां तक होगा, ए से जाएगा, कहां तक जाएगा, सी तक जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है, गो कहां से कहां तक होगा, ए से लेके सी तक होगा। मैं बात करूं एक फलन की एफ, वो है अपने पास में R2R और जी भी है R2R। अब आपसे बोला जाए कौन सा परिभाषित होगा, जीओएफ होगा या एफओजी होगा, तो कॉमन सी बात है ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसका मतलब जीओएफ भी निकाला जा सकता है और एफओजी भी निकाला जा सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं बात करूं आगे कि इनमें कैसे करें इनको, देखो एफ सच दैट R2R और fx बराबर है मान लो 2x और g सच दैट R2R और gx बराबर है मान लीजिए x प्लस 5। इन दोनों केस में FOG व GOF ज्ञात करो। FOG भी अपने को ज्ञात करना है और GOF भी अपने को ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे FOG और GOF, गौर से देखो। सबसे पहले F कहां से कहां तक है, R से R। G कहां से कहां तक है, R से R। बिल्कुल पहला और दूसरा सेम है तो FOG निकाला जा सकता है, इधर भी सेम है तो GOF भी निकाला जा सकता है। दोनों कहां से कहां तक होंगे, दोनों होंगे R to R। कैसे क्या होंगे वो देखो। सबसे पहले FOG यहां x बराबर, यहां होगा f किसका फलन होगा, gx का। f किसका फलन हो जाएगा, gx का। तो f एज इट इज, gx की जगह अपन क्या रख सकते हैं बोलो, x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा FOG निकाल रहा हूं, तो FOG में gx है तो gx की जगह gx का मान रख दिया मैंने x प्लस 5। अब देखो f ऑफ x प्लस 5 कहां घबराने की जरूरत है। अगर अपन बात करें छोटा सा, मैं मान लो fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 ले लेता हूं, तो आप मुझे बता सकते हो f2 का मान क्या होगा। तो आपके एक सवाल होगा भाई x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3, सर ये होगा, बिल्कुल सही है, होगा यही होगा। तो मैं बात करूं f ऑफ x का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2x। f ऑफ x प्लस 5 चाहिए, f ऑफ 2 चाहिए था तो x की जगह 2 रख दिया था, इसमें बाकी एज इट इज रखा। तो f ऑफ x प्लस 5 चाहिए अपने को, तो x की जगह क्या रखोगे, x प्लस 5 रखोगे। तो x प्लस 5 किस में रखोगे, फलन f में। f में x की जगह ये मेटर रखना है तो रख दो। तो 2 तो एज इट इज 2x था, x की जगह मैं रख दूंगा x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10। ये हो गया अपने पास में FOG का मान। कोई डाउट? अब अपन बात करें GOF के बारे में, तो GOF आप खुद सोचो क्या आएगा इसके आगे, G FX। अब बोलो G है जी, पहले FX की जगह क्या रखोगे, 2x। अब ये 2x x की जगह रिप्लेस करोगे किसमें, G में। G क्या है, x प्लस 5, x की जगह आपको क्या रखना है, 2x रखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, GOF। तो आपके पास में FOG भी प्राप्त हो गया और GOF भी प्राप्त हो गया। क्लियर, कोई डाउट?
चलिए जी, अब अपन आगे चलें इसमें। चलो एफ ओ जी और जी ओ एफ आ गया, दोनों का संयोजन करके अपन ने ज्ञात कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे आगे की अगर अपन बात करें तो देखो, इसको नोट कर लो पहले। चलिए जी, मैं बात करता हूं बुक के एग्जांपल्स की। देखो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और जी भी एक फलन है और जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। एफ ओ जी व जी ओ एफ अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। सबसे पहले एफ ओ जी निकालेंगे, क्या आएगा बोलो, एफ ऑफ जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, एफ एक्स स्क्वायर यानी एफ में एक्स की जगह रखेंगे अपन क्या, एक्स स्क्वायर। ये तो एक्स की जगह किस में रखोगे, एफ में, यानी ये जी में नहीं रखना, अपने को एफ में रखना है, तो एफ में रख दो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब बात करें अपन जी ओ एफ, तो ये आएगा जी और एफ एक्स, एफ एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, साइन एक्स, एफ एक्स की जगह अपन ने क्या रख दिया, साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है ये जी में रखेंगे, किसकी जगह, एक्स की जगह, तो जी वाला फलन अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह साइन एक्स रखना है, तो एक्स की जगह साइन एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दो, चाहे आप लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स। इसमें कोई डाउट देख लो दोबारा, तो फटाफट करो उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एफ सच दैट एन टू जेड और एफ एक्स बराबर आपके पास में 2x और जी सच दैट जेड टू क्यूब और जी एक्स बराबर है x प्लस 1/2। अब आपसे क्या पूछा इसमें, आपसे इसमें पूछ लिया जी ओ एफ हुआ एफ ओ जी ज्ञात करो। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल, थोड़ा सा सोचो, एफ एन टू जेड
जी कहां से है, जेड टू क्यू। गौर से देखो इनको, गौर से देखो इनको, आराम से देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछा है, क्या याद कर सकते हैं, अगला क्या घुमाया है। सिंपल है, गौर से देखो, आप पता चल जाएगा आपको। एक सेम मिलेगा, एक का पहला और एक का बाद वाला, ये सेम है जी, बिल्कुल है। पहले किस में है, जी में है, तो आप लिखोगे जी। बाद में किस में है, एफ में, तो सबसे पहले वो जी और एफ कहां से कहां होगा, तो अब ये समस्या कहां से कहां होगा, तो आराम से कॉमन सी बात है, किसके अनुसार, एफ के अनुसार। एफ कहां से शुरू है, एन से, तो फिर एक ही बच गया कहां, क्यू, यानी एफ के अनुसार हो जाएगा एन टू क्यू, ये विद्यमान होगा। अब इसकी बात करें अपन, जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी ओ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे, 2x। अब g में x की जगह 2x रख दो, ये है अपने पास में, तो 2x, फिर आगे +1, 1 अपॉन में 2 एज इट इज, ये आ गया अपने पास में जी ओ एफ एक्स। बात करें एफ ओ जी, वो विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इधर से सेम नहीं मिल रहा, इसलिए वो विद्यमान नहीं होगा, कोई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और जी एक्स बराबर 3x साइड -1 है या +1 है, जो भी आप है, एक बार गौर से कर लेना, 3x -1। अब ये दोनों है R2R है, कॉमन सी बात है, जब दोनों R2R हैं, ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, दोनों पॉसिबल होगा, तो GOF भी होगा और FOG भी विद्यमान होगा। तो मैं सबसे पहले GOF निकालूं तो आएगा GOFX। अब FX की जगह अपन क्या रखें, आप बता दो, एक्स क्यूब। अब G में x की जगह x क्यूब रिप्लेस करना है, तो रख दो G में x की जगह x क्यूब, तो 3 तो एज इट इज, x की जगह x क्यूब -1, ये लो जी, GOFX आ गया। उसके बाद FOG भी पूछा है, FOG क्यों नहीं निकलेगा, f ऑफ GX क्लियर है, f तो एज इट इज, GX की वैल्यू है 3x -1। अब आप f में x की जगह 3x -1 रखोगे, fx बराबर क्या है, x क्यूब है, x की जगह अपने को क्या रखना है, 3x -1, तो इसका क्यूब। अब आप यहां तक छोड़ो तो अच्छी बात है, और आगे इसका होल क्यूब निकालना चाहो तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 AB² माइनस 3A² B, उस फॉर्मूले से आप इसका होल क्यूब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार आप आराम से देख लो और करो। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल देखो, f such that R2R, G such that R2R, fx बराबर x² +2 और gx बराबर है x/x-। f और g व GOF ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखो
R2 आ रहा है तो FOG भी ज्ञात हो सकता है, GOF भी ज्ञात हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि आप देखो ये सेम है और ये सेम है तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर एक तरफ से सेम होता तो एक तरफ से सेम जैसे इसमें है तो देखो ये एक तरफ से ही सेम है, ऐसे सेम नहीं है तो दोनों पॉसिबल नहीं है। एक ही विद्यमान था, एक विद्यमान नहीं है, कौन सा विद्यमान होगा? एक तरफ जो सेम है उसको देखो, किसमें पहले जी में है तो जी, और बाद वाला कौन है? एफ है, तो GOF पॉसिबल होगा, इधर नहीं है इसलिए FOG पॉसिबल नहीं होगा। अब बात करें इसमें तो दोनों परिभाषित होंगे, GOF भी होगा और FOG भी होगा, और दोनों कहां से कहां तक होंगे? R2 R। क्या होंगे देखो, FOG तो इसका मतलब क्या होगा? F और GX। तो बताओ आगे, F GX की जगह आप क्या रखोगे? X अपॉन X माइनस 1। अब F में X की जगह X अपॉन X माइनस 1 रखना है। F क्या है? X स्क्वायर, तो X अपॉन X माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये रखा एक्स अपॉन एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या है? यहां तक छोड़ दो तो कोई बात नहीं, आगे करना चाहो तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये FOG हो गया। अगर आगे एक्स सोल्व करना चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। और उसके बाद में FOG के बाद अपने पास में आएगा GOF, वो आप खुद करो। GOF इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर पे आप बेस करके वैसे बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो यहां तक GOF आप याद कर लेना, सीधा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, तीन फलन आपको दे रखे हैं और साहचर्य गुणधर्म का आपने को सत्यापन करना है। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है? सबसे पहली बात अपने को यह पता होना चाहिए, वरना सत्यापन क्या करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन साहचर्य गुणधर्म निकालेंगे। जब तक साहचर्य गुणधर्म का ही नहीं पता है तो सत्यापन क्या करेंगे? मैं बात करूं साहचर्य गुणधर्म के बारे में, क्या होता है देखो, साहचर्य का मतलब मैं कोई भी संक्रिया ले लेता हूं, कोई भी ऑपरेशन ले लेता हूं, जैसे तीन संख्याएं हैं मेरे पास में, तीनों को मुझे जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल 8 7 3, कैसे भी जोड़ो आपको क्या होगा आंसर? 18 हो जाएगा जी, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जो 18 निकाला है इसका आंसर, वो सीधा तीनों को एक साथ नहीं जोड़ा है, पहले दो को जोड़ा, जो आंसर आया उसमें तीसरी राशि जोड़ी है। मैं छोटा सा नन्ना सा एग्जांपल ले लेता हूं। आप कहोगे सर ये जोड़ो तो भी आंसर तो 6 आता है, लेकिन ये 6 भी आपने पहले 2 को जोड़ा, 3 आया, फिर और 3 जोड़ा, तब जाके 6 आया, मतलब आप 2 को जोड़ रहे हो। तो साहचर्य नियम ये कहता है कि आप किसी दो को एक साथ ले लो, मैंने ए और बी को एक साथ जोड़ दिया, फिर सी जोड़ दो, चाहे बी और सी को एक साथ जोड़ो, फिर इसमें ए जोड़ दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन से दो को, यानी 3 होंगे, तीनों को एक साथ में संयोजन करना है। तो तीनों को एक साथ में संयोजन करने के लिए, क्योंकि संयुक्त फलन संयोजन के लिए GOF और FOG निकालने के लिए दो फलन होने चाहिए आपके पास में, यहां 3 फलन दे दिए, तो 3 में से पहले 2 का संयोजन करेंगे,
फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ में संयोजन करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे वो देखो। ये कहां से कहां तक होंगे परिभाषित, पहले ये देखो। एफ जो है वो है एन से जेड, जी है वो है जेड नॉट टू क्यू, और एच जो है वो है क्यू टू आर, एफ एक्स बराबर 2x, जी एक्स बराबर 1/x और एच एक्स बराबर e⁻x। देखो साचरीय नियम का सत्यापन करना है, थोड़ा सा सचेत होकर समझने की कोशिश करना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। देखो साहचर्य में पहले दो को एक साथ लो, ये 3 है। मैं बात करूं एफ को, तो एफ को किसके साथ लूं? इन दोनों को एक साथ। आप देखो एफ और जी, इस एच को एक बार भूल जाओ, इसको भी भूलो, आप इसको देखो गौर से, पता चल जाएगा कौन से दो को अपने को एक साथ लेना है। सेम दिख गया, ले सकते हैं। कौन से बोलोगे पहले, एफ का या जी को? जी को। क्यों? क्योंकि जी वाला पहले लिखा हुआ है, जी में पहले जी वाला है बाद वाला एफ वाला है, तो सबसे पहले जी ओ एफ लिखो। वो कहां से कहां तक होगा? एफ के अनुसार, यानी एन से कहां तक होगा? क्यू तक। अब चलो हो गया। अब जी एच को देखो, एफ को बोलो, क्या इन दोनों को एक साथ ले सकते हो आप? ले से मिल गया। एच ओ जी कहां से होगा? जेड नोट से आर। ठीक है, अब देखो पहले ये निकाल लेते हैं। देखो जी ओ एफ निकालने के लिए सबसे पहले ये लिखेगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बता सकते हो मुझे? 2x। अब x की जगह 2x किस में रखना है? g में रख दो। g वाला फलन है 1/x और x की जगह रख दिया 2x, तो 1/2x बन गया, ये GOF बन गया। ठीक है, अब देखो HOG, तो ये बनेगा H ऑफ GX। GX की वैल्यू क्या है? 1/x है, तो H 1/x। अब देखो x की जगह 1/x रखना है, किस में? h में, तो h में x की जगह 1/x रखना है, तो ये हो जाएगा e⁻ x है, x की जगह 1/x, तो ये हो गया HOG। चलो जी, दो दो का तो कर लिया। अब आप कहोगे सर एक बात नहीं समझ में आई, क्या? एफ और जी को साथ ले लिया, जी और एच को एक साथ ले लिया, लेकिन एफ और एच को क्यों नहीं लिया? लो, अपना जोड़ नहीं चलेगा, ध्यान से देखो, N2Z0 और Q2R ऐसे सेम ना ऐसे सेम, क्या दिक्कत आ रही है? छोड़ दो, दो निकाल। संयोजन के लिए आपको तो साचर्य का पालन करना था, आपने तो दो निकाल लिया। अरे भैया साचर्य के लिए मैंने आपको बताया था 3 को एक साथ लेना है, लेकिन पहले 2 को एक साथ लो, फिर तीसरे को लो ना। पहले 2 को एक साथ ले लिया, अब तीसरे को लेते हैं। अब देखो GOF निकाल लिया। अब देखो वो कहां से कहां तक है? N2Q। अब GOF के साथ क्या लिखोगे? तीसरे को और लेना है साथ। तीसरा कौन सा बच गया मुझे बताओ आप? G भी आ गया, F भी आ गया, तीसरा कौन सा बच गया? H, वो है Q से R। गौर से देखो आप, फिर इन दोनों का संयोजन कर सकते हो। ये से मिल गया। पहले कौन है?
एच ऑफ GOF निकालो। ये कहां से कहां तक होगा? एच ऑफ GOF, तो ये GOF के अनुसार होगा N2R। कोई बात नहीं, हो गया 3 का संयोजन। दोबारा देखो, दो का एक साथ ले लिया था मैंने, ये बना था, इसका मान निकाल लिया। अब थर्ड निकालें तो GOF ले लिया पहले। अब बच गया कौन? Gref तो आ गया, बच गया H। H कहां से कहां तक था? Q से R था, तो H मैंने ले लिया Q से R। अब H Q से R लेने के बाद यहां आपको पता चल जाएगा कि ये सेम आ गया एक, और ये N2R हो जाएगा GOF। H ऑफ GOF N2R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये निकालोगे H ऑफ GOF ऑफ X बराबर H ऑफ GOF X की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले, क्या है? 1/2x। GOF की जगह 1/2x, H में x की जगह 1/2x रखना है। H में x की जगह 1/2x रखना है, तो H ये रहा, तो ये है e⁻x, x की जगह 1/2x। H ऑफ GOF की वैल्यू आ गई जी, आ गई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो ठीक है, दूसरा क्या था? HOG था, जो था Z0 से R। चलो 3 का हो गया ना। अब इन देखो, दो वाले दो जगह किया, तीसरा संयोजन और करना, तो दो वाले के साथ मैंने ले लिया। दो वाले दो जगह परिभाषित थे। अब दो पहले वाला था वो तो था GOF, और दूसरा था HOG। तो HOG के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? बच गया वो ले लो यार, F G ले लिया, क्या बच गया? F बच गया। तो F कहां से कहां तक है? N से Z0। गौर से देखो, एक फिर से मिल गया, क्या बच गया? पहले किस में मिला? HOG में, तो अब की बार पहले HOG को लिखेंगे। ऑफ F कहां से कहां तक? तो ये F के अनुसार होगा, N2R। अब देखो निकाल, HOG और Fx की जगह क्या रखोगे आप? 2x। अब HOG में x की जगह 2x रखो। HOG की वैल्यू आई थी e⁻1/2x, तो ये आ जाएगी e⁻1/x की जगह अपने 2x रख लिया। ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप गौर से देखो। देखोगे आप, पता चल जाएगा आपको क्या आएगा। H ऑफ GOF बराबर है HOGO। देखो देखे, तीनों का संयोजन कर लिया, बाद वाले दोनों को एक साथ ले लिया, इधर पहले वाले को एक साथ ले लिया। HGF सेम सिचुएशन है, यही तो शास्त्रीय नियम है। कोई डाउट? दोबारा देखो, पहले नोट बाद में करें, पहले देखें। 3 फलन आपको दे रखे थे। F था वो N2Z0 था, Fx बराबर 2x। G था वो Z0 से Q था, Gx बराबर 1/x। H जो था वो Q से R था, Hx बराबर e⁻x। आप 3 में से शुरुआत वाले 2 को लेता हूं तो ये सेम मिला, तो N2Q में अपनी GOF परिभाषित हो जाएगा और HOG परिभाषित हो जाएगा, यहां से सेम मिल गया। तो पहले H में है, बाद में G में है, तो HOG हो गया। अब ये कहां से कहां तक हो गया? ये देखो Z0 से R हो गया। तो पहले इन दोनों को निकालो, GOF G ऑफ Fx लेकर के और HOG होगा H ऑफ Gx लेकर के कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 3 का संयोजन करना था शास्त्रीय के लिए। 3 का शास्त्रीय गुणधर्म के बारे में अपन डीपली अध्ययन आगे बाइनरी ऑपरेशन में भी पढ़ेंगे, वहां जाके पूरी क्लियर हो जाएगी। अब GOF में देखो बेटा, GOF था N2Q, मैंने GOF लिख दिया N2Q। अब इसके साथ मुझे किसका संयोजन करना है? बच गया वो, क्या बच गया? H बच गया,
तो मैंने इसके नीचे एच लिख दिया। आप गौर से देखो, एक सेम मिल गया तो पहले एच मिलेगा, बाद में एक जीओएफ में तो पहले एच लिख दिया और बाद में जीओएफ लिख दिया, बीच में वो लगाना है और यहाँ N2R आ गया। अब ये निकालोगे तो H ऑफ जीओएफ की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले 1/2x, तो वो 1/2x मैंने जीओएफ की जगह रख दी, H अपना एज पड़ा है। अब x की जगह 1/2x किस में रखें, H में, तो H वाला ये रहा, भाई जीओएफ की जगह चाहिए था तो ये जीओएफ रहा, H चाहिए था तो ये रहा H रहा, तो x की जगह 1/2x रख दिया। फिर देखो ये होने के बाद ये देखो HOG निकाल लिया, Z02R था, बच गया कौन, F, ये रहा, ये सेम मिल गया तो पहले HOG लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले HOG में जो सेम है। अब यहाँ पहले जो सेम था वो H में पहले था, भाई Q सेम था तो Q पहले किस में है, H में, तो पहले H लिखा। इसमें Z नोट सेम है तो पहले किस में है, HOG में, तो पहले मैंने HOG लिख दिया, ऑफ F लिख दिया। ये कहां से कहां तक, F के अनुसार चलेगा ये, तो F कहां से शुरू होता है, N से, तो ये भी N से शुरू होगा, तो N2R हो गया। अब HOG F है तो Fx की जगह मैंने 2x रख दिया जो स्टार्टिंग में दे रखा है। अब ये HOG जो अपन निकाल चुके हैं पहले, e की पावर 1/x, x की जगह 2x तो 1/2x। आप दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, ये सेम आ रहे हैं जो शास्त्रीय गुणधर्म की पालना करता है। एग्जांपल नंबर 6 है, आप आराम से इसको नोट कर लो। कल अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन प्लस 1.2 के जितने भी कंसेप्ट है पहले उसको अपन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में उनके एग्जाम्पल की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने पास में पूरा कंप्लीट 1.1 के जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल अपन ने पूरे कर लिए हैं और उसके बाद में अपन उससे आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे 1.2 से रिलेटेड मैटर, अर्थात संयुक्त फलनों के प्रतिलोम फलन कैसे निकालें।